हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्स की जो एमसीक्यूज की स्पेशल सीरीज हमारी जो चल रही है, जो कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 640 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ ही साथ में बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस किए हुए हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के रिगार्डिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें हमारा टारगेट कितना है, 90% से प्लस स्कोर के लिए है। नेट जेआरएफ या फिर पीजीटी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 2020 का हो चाहे 2021 का हो, दोनों में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये काम देने वाली चीजें होंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो ये क्लास नंबर 85 है हमारा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2 दिया हुआ है, दोनों को हमें मैच करना है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, जीरो बेस बजटिंग दिया हुआ है, कैपिटल गुडविल और कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल दिया हुआ है और बेस एंड ड्यूलेटेड दिया हुआ है। देखो ये बेसिक चीजें पढ़ के कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बट आप इन्हें पढ़ोगे तो उनको आपको मैच करने में इजी हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कब करोगे, आप तभी करोगे जब जो हमारा कैपिटल है उसे हमको रिड्यूस करना हो तब। ठीक है ना, कैपिटल रिड्यूस करना हो या फिर कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं। अर्निंग पर शेयर, अच्छा अर्निंग पर शेयर कब इस्तेमाल करते हो, तो अर्निंग पर शेयर बेसिक पार्ट है, जो कि हमारा ड्यूलेटेड भी है, इन चीज़ों को दिखाता है कितना आपका कितना अर्निंग्स वगैरह कर रहे हो, किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हो, बेसिकली उनको रिप्रेजेंट करता है, आप बोल सकते हो। कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब आप जीरो बेस बजटिंग की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कहाँ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जीरो बेस बजटिंग की ओर। और फिर लास्ट में हमारा कैपिटल और गुडविल रिजर्व। अच्छा, जो कैपिटल रिजर्व और जो गुडविल है, सॉरी, कैपिटल और जो गुडविल रिजर्व है हमारा, वो किसके दिखा रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन जब कब होता है, कॉम्बिनेशन तब होता है जब दो कंपनीज आपस में, सपोज मान लो ए है और बी है, ये या तो जिसको खरीद रहे हो या फिर मर्ज करके एक नया कंपनी बना रहे हो, उस कंडीशन में गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व दोनों में से कोई एक क्रिएट होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इन सब केसेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन सब चीजों को। ठीक है ना, तो अगेन अब बढ़िया से देखो तो राइट आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से ये चीज आप सबको समझ में आई होंगी, और बेसिक चीजें थी, बस पढ़ करके एक बार समझने की नीड थी यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कथन दिया हुआ है और दूसरा कारण दिया हुआ है, दोनों को पढ़ के चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बेसिकली और कुछ नहीं करना है। डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय द सब्सिडरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोला जा रहा है कि सब्सिडरी कंपनी के द्वारा जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है उसे एज अ डिविडेंड दिया गया है, तो उसे हम डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। जी हाँ, 100% ट्रू है ये लाइन। किसके द्वारा डिडक्ट किया जाएगा, होल्डिंग कंपनी के द्वारा ये डिडक्ट किया जाएगा। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है हमारे पास। तो देखो जहां जहां रॉन्ग है वो आप काट दो ऐसे, ये दोनों में ए रॉन्ग बताया गया है, तो आप दोनों ऐसे ही काट दो, 50% आपने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय द सब्सिडरी कंपनी, अगेन वही चीज है बट थोड़ा सा नीचे अलग दिया हुआ है, शुड बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल। इससे क्या ट्रीट किया जाएगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल टू द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के द्वारा जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से जो डिविडेंड पे आउट किया गया था, उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, रिटर्न ऑफ कैपिटल ट्रीट करते हैं। जी हाँ, ये अगेन सही है। होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी के जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को डिविडेंड की तरह एज अ डिस्ट्रीब्यूट करती है, एज अ डिविडेंड पे आउट की तरह वो जब ट्रीट करती है, मतलब बांटती है, तो उसे हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ कैपिटल ट्रीट करते हैं, आरओसी के तरह से ट्रीट किया जाता है। तो अगेन दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, 110% ट्रू है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। ओके, क्लियर है ये चीजें। अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन भी सेम, फिर से अगेन वही चीज है, एक कारण है, एक कथन है और दूसरा कारण है हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेस प्रॉफिट। बोला जा रहा है कि अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्राइस अगर बढ़ जाता है, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एक आसान तरीका है इसको समझने के लिए, आपको सिंपल सा क्या करना है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट रीड कर लेना है। मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो ये आप लोग खुद से ट्रेड करना, मैं ये बता नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आप सभी को पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो भैया पता रखो। अगेन थ्योरी ऐसे ही बनती है, ठीक है ना, कहाँ पर क्लोजिंग आती है, कहाँ पर ये चीजें आती हैं, उनके हिसाब से आप ट्रीट करना और मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है ये। ठीक है ना, चलो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को।
अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाते हो तो आपकी प्रॉफिट 100% बढ़ जाएगी। एग्जांपल के लिए मान लो आपके जो क्लोजिंग स्टॉक है आपके हिसाब से उसकी वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन मार्केट की वैल्यू के हिसाब से सपोज उसकी प्राइस 150 रुपए हो गई, तो ऑफकोर्स 50 रुपए की जो एक्स्ट्रा हो गई, ये क्या हो गई, आपकी बेनिफिट को शो करता है। तो अगेन पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगेन वही चीज बोला जा रहा है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाती है तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसकी जो प्राइस होगी वो घट जाएगी। ये बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो प्राइस है वो घट जाएगी। फिर से मैं समझा देता हूँ अगेन, 100 रुपए की थी प्राइस, ठीक है ना, और अब अपने 150 रुपए उसकी वैल्यू हो गई, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है पहले 100 रुपए में हो रहा था, लेकिन अब उसकी क्या हो गई, 150 रुपए की हो गई। मतलब यहाँ जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो घट गया। अच्छा, घट कैसे गया, अगेन आप एक ही यूनिट की बात कर रहे हो और जो दूसरा बंदा है वो भी अगर 100 रुपए का सेम वो लेना चाहेगा, 100 रुपए का ही इस वैल्यू को लाएगा, तो इसकी यूनिट तो कम हो जाएगी ना, तो रिड्यूस तो हो ही गया ना वो चीजें हमारे पास, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, बेचे गए माल की लागत कम हो जाती है। जी हाँ, माल की जो लागत है वो ऑफकोर्स कम हो जाने वाली है हमारे पास। क्लियर है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगेन बोथ हो जाएगा ए। क्लियर है, यहाँ पर आप सभी चीज क्लियर हुआ। नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाओ और इसे ट्रीट करो। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएल मैंडेटरी तौर पर आप इसे बनाइएगा, ट्रीट कीजिएगा। जो भी आपको वैल्यू समझ में आए शुरू में कुछ और वैल्यू ले लीजिएगा। आप यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू, आप यहाँ पर एक काम करना, आप जब इसे बनाओगे ना तो क्लोजिंग वैल्यू आप यहाँ पर 100 लेके चलना। एक दूसरा अगेन आप ट्रेडिंग एंड पीएल बना के चेक करना और उसमें क्लोजिंग वैल्यू 150 लेके चलना। आपको दोनों ऑटोमेटिक आपको ट्रीट अपने आप मालूम चल जाएगा। एक में आपका प्रॉफिट आप निकाल लेना, दूसरे में आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेना। आपको दोनों में ये ऑटोमेटिक आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा और ये चीजें आपको प्रॉपरली दिख जाएगी, ठीक है। जरूर ट्राई करना आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फोर सेट ऑफ। बोला जा रहा है कि जो अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन होता है हमारा, उसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कितने बार कर सकते हैं सेट ऑफ करने के लिए, मतलब रिटर्न ऑफ करना है आपको तो आप कैरी फॉरवर्ड कितने बार, आप कितने साल तक कर सकते हो। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी में, मुझे लगता है कि बहुत बार अगेन रिपीटेड क्वेश्चन के फॉर्म में है ये वाला। राइट आंसर है फोर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर। हम लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर तक इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जब तक कि ये पूरी की पूरी तरह से रिटर्न ऑफ ना हो जाए तब तक हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, दैट मीन्स, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। कंटीजेंट लायबिलिटी इज सो ड्यू टू। अच्छा, कंटीजेंट लायबिलिटी को शो किया जाता है किसके वजह से, आपको ये बताना है। तो ये तो बाद में बताना किसकी वजह से, सबसे पहले बताओ कंटीजेंट लायबिलिटी होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कंटीजेंट लायबिलिटी यानी कि आकस्मिक दायित्व ये होता क्या है। चलो वन ऑफ द मोस्ट अच्छा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान के चलो आपने, चलो मान लो आपने एक चाइनीज मोबाइल खरीदा। अभी चाइनीज की ऐसी भी लेनी है सबको, तो चलो ले लेते हैं हम लोग भी। मान लो आपने चाइनीज एक मोबाइल खरीदा, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स दिए गए थे कि भाई ये लिस्ट में सबको दे दिया कि ये सभी चीजें आपको काम करेंगी, ये लिस्ट आपको हमने दे दिया। सपोज ये ब्रांड मान लेता हूं मैं, कोई भी एक ब्रांड ले लो आप। चलो वन प्लस ले लेते हैं, वन प्लस के प्लस की ब्रांड है। तो अब कुछ आपको लिस्ट दिया गया, इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि ये फोन में पॉसिबल नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, बेसिक तौर पर आपने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया कि देखो भैया ऐसा चीजें हो रही है, और आपने इसके लिए मानहानि डाल दिया। सपोज मान के चलते हैं मानहानि 10 लाख रुपए का डाला आपने। तो कंपनी के पास जब तक ये केस रहेगा तो कंपनी के पास ये क्या कहलाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाएगा। क्यों, अगर आप केस जीत जाते हैं तो कंपनी को आपको 10 लाख रुपए पे करना पड़ता है। गलती से आप हार गए तो कोई बात नहीं, कंपनी आपको पे नहीं करेगी। लेकिन अगर कंपनी जीत अगर हार जाती है तो उसे 10 लाख पे करना पड़ेगा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या, कंटीजेंट लायबिलिटी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा आपको। और ये किस लिए शो करते हैं हम लोग, ये शो किया जाता है फुल डिस्क्लोजर के जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके रूल के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आई होप ये चीजें आपको। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, 5 में से आपने कितने नंबर अचीव किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शेयर तो आप सभी को करना ही करना है, मैंडेटरी है भाई, ये चीजें हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। और जितने भी लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका डीएसएसबी हो या फिर आपका केवीएस हो या फिर आपका एनवीएस हो या फिर आपका हरियाणा का हो, हरियाणा एचएससी का हो या फिर आपका हिमाचल प्रदेश एसएससी का हो, ठीक है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली ये सभी जितने भी पीजीटी सेक्टर ऑफ कॉमर्स हैं उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बुक्स जो हमने लिखी हुई हैं, ये दोनों की दोनों कंपलसरी है आपके लिए। जो पहला बुक है उसमें हमारा बीएसटी टर्म्स प्लस जितने भी मैनेजमेंट के टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हमने लिया हुआ है।
दूसरे में हमने लिया हुआ है पूरी की पूरी अकाउंटिंग के टर्म जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आते हैं। अकाउंटिंग में भी एक चीज याद रखना है आपको, मैंने इस अकाउंटिंग में पूरी की पूरी थ्योरीज को कवर किया है। मैं अगेन हमेशा रिपीट करता हूँ कि थ्योरी पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अपेक्षा, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारे भर दूंगा तो आप बार बार उसी पे फोकस करोगे, इसलिए मैंने उसको डाला ही नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ओनली थ्योरी क्वेश्चन डाले हुए हैं, याद रखना ओनली थ्योरी क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन होंगे तो नहीं कर सकता हूँ, बट पूरी की पूरी थ्योरी क्वेश्चन पे ये डिपेंड है हमारा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूँ। तो जितने भी लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है, देखो इसकी बुक भी अवेलेबल है, ठीक है। और लॉकडाउन के वजह से बुक डिलीवर नहीं हो रही थी, अब बुक डिलीवर स्टार्ट हो चुकी है। तो जिनको भी बुक ऑर्डर करना है प्रॉपर तरीके से आप बुक ऑर्डर कर सकते हो डायरेक्टली मुझे, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, जो भी डिटेल्स चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये 4 है 9570084448, ठीक है ना। चलो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।